कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एमसीक्यूज मैराथन लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी आज हम टच करने वाले हैं। और इंडियन इकोनॉमी पे हम एक मैराथन लेक्चर ला रहे हैं, और वो भी कौन सा? एमसीक्यूज मैराथन लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इंडियन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे तो हम एक तो बेसिक और एडवांस ही कर लेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी के इस मैराथन लेक्चर की स्टार्ट करते हैं थ्रू फर्स्ट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शंस में आप पाओगे अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शंस में आप पाओगे लायनल रॉबिन्स, ऑप्शंस में आप पाओगे एडम स्मिथ, ऑप्शंस में आप पाओगे रैगनर फ्रेंच, ठीक है ना। अब यहां पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की बात करेंगे, या लायनल रॉबिन्स की बात करेंगे, एडम स्मिथ की बात करेंगे, या रैगनर फ्रेंच की बात करेंगे, है ये सारे इकोनॉमिक्स, हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो है हमारे एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्या है बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम जानेंगे थ्रू आवर सुपर कंटेंट। अब हम यहां पे बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स से जो भी चीजें रिलेटेड है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वो समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स मीन्स सिंपली एलोकेशन ऑफ लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। देखो, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल, मैं अपनी बात करता हूं या किसी भी इंडिविजुअल की बात करेंगे, हमेशा जो एक इंडिविजुअल होता है इसके पास जो रिसोर्स होते हैं वो होते हैं स्केयर, यानी लिमिटेड, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो नीड्स और वांट्स होती है वो होती है अनलिमिटेड। क्या होती है? अनलिमिटेड। अब इकोनॉमिक्स क्या समझाता है? इकोनॉमिक्स समझाता है आपको ये कि आपके पास जो स्केयर रिसोर्स है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, इनका आप कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो ताकि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। आपके फादर के पास है 10,000, अब 10,000 तो उसके पास है, लेकिन इसको क्या कर रहा है? इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करना है। लेकिन अब ये एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? अब ये एक्सपेंडिचर उस तरीके से करेगा, है तो इसके पास सिर्फ 10,000, अब यहां पे इकोनॉमिक्स का यूज करेगा। ये करेगा, ये जो 10,000 इसके पास है, ये जो इसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, ये जो इसके पास स्केयर रिसोर्स है, लेकिन वहां से इसकी जो वांट्स है वो है अनलिमिटेड, ठीक है ना। इसको मैटिंग भी लानी है, ठीक है ना, इसको राइस भी लाना है, ठीक है ना, इसको बहुत सारी चीज लाने हैं। अब ये इस 10,000 का यूटिलाइज करेगा या इन 10,000 को ऐसे एलोकेट करेगा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा नीड सेटिस्फाई हो। तो वही है आपका इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स हमें बताता है जो आपके पास जो रिसोर्स होते हैं ना, वो आपके पास तो स्केयर है, वो आपके पास तो लिमिटेड है। अब इन रिसोर्स का आप कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि आपके ज्यादा से ज्यादा नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, यही तो है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में देखा गया, जब भी वर्ड, जब भी टर्म स्केयर रिसोर्सेस का यूज हो जाए, कहना कि ये इकोनॉमिक्स है, ये रिलेटेड है किसके साथ? इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स, आप एट द एंड आपने क्या जाना है? इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम कैसे एलोकेट करें कौन से रिसोर्सेस, हमारे जो सिक्योर रिसोर्स है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स है, इनको हम कैसे एलोकेट करें ताकि हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। वही है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने बोला सिक्योर रिसोर्सेस है हमारे पास, लेकिन वांट्स और नीड्स हमारे पास जो है वो है अनलिमिटेड। अब इन सिक्योर रिसोर्स का हम कैसे यूज करें, वही है हमारा इकोनॉमिक्स। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आगे जाएंगे। अब यहां पे हमने जाना कि इकोनॉमिक्स क्या है। आप देखो, बेसिक प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक्स का है ना वो है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करता है इकोनॉमिक्स पे, ठीक है ना। ये हम आगे जानेंगे कैसे। अब और एक बात जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? मैंने कहा एडम स्मिथ को कहा जाता है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि एडम स्मिथ एक बुक लिखते हैं कब? 1776 में। ये थे स्कॉटिश, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे ये एडम स्मिथ, और ये एक बुक लिखते हैं 1776 में। क्या लिखते हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या लिखते हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जब ये लिखते हैं, वहां पे आपको ये प्रिंसिपल्स बता देते हैं किसके? इकोनॉमिक्स के। तो वहां से शुरुआत जो होती है इकोनॉमिक्स का, एक नया कंसेप्ट आता है कहां से? 1776 से। तो इसीलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपली एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इसने लिखी है एक बुक, कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखी है? 1776 में लिखी है, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे ना, इकोनॉमिक्स को डिवाइड
डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। एक तो है आपका माइक्रो, दूसरा है आपका माक्रो मैक्रो। एक तो है आपका माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो की बात है तो हम होल लेते हैं, यानी माइक्रो मतलब होता है क्या, इंडिविजुअल, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करेंगे फिर हम लेते हैं होल, या यूं कहे एग्रीगेट। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं हम दो कैटेगरीज में, या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी समझाता हूं, पहले ये बात सुनो कि क्या हुआ 1933 में। 1933 में हमारे एक इकोनॉमिक्स होते हैं जिसका नाम होता है रागनर फ्रिच। क्या होता है, रागनर फ्रिच। ये क्या करते हैं 1933 में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक का रख देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का रख देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब ही होता है स्मॉल, यानी जब भी हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे ना वो होगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब भी हम होल एग्रीगेट की बात करेंगे वो आ जाएगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं समझाता हूं देखो, अगर मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं करूंगा बात इंडिविजुअल डिमांड की, मेरी डिमांड, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये हमें बताएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अगर हम पूरे या यूं कहे एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो वो क्या है, वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी और एक बात, नेशनल इनकम को लेते हैं। नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम लेते हैं ना तो पूरे कंट्री का इनकम हम लेते हैं। नेशनल इनकम जो होता है ना पूरी कंट्री का इनकम होता है ना, तो नेशनल इनकम हम जब लेते हैं वो माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा, वो आपका आएगा मैक्रो में। क्यों, मैक्रो में क्या करते हैं, वहां पे हम होल यानी एग्रीगेट, ठीक है ना। अब माइक्रो जो होता है वो होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो माइक्रो, जब हम एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे यानी होल इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे देन आ जाएगा आपका मैक्रो। यानी जब हम अपनी कंट्री की बात करेंगे आ जाएगा मैक्रो, जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे आ जाएगा माइक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो और मैक्रो में आपने समझा, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट। गॉट इट, हाँ। अब ये जो आपने समझा, ठीक है ना। अब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब सुनो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कौन किसको कहा था, एडम स्मिथ। अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना उसके भी फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यानी जहां पे हम पूरे नेशन को लेते हैं, यानी एग्रीगेट यानी होल सिस्टम को लेते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो है आपका जेएम काइज। कौन है आपके, जेएम काइज। तो यहां तक आपने समझा इकोनॉमिक्स के बारे में, ये इकोनॉमिक्स है क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है आपके, एडम स्मिथ। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है आपके, वो है आपके जेएम काइज। इकोनॉमिक्स जो है किसने किया डिफाइन को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, रैगनर फ्रिच ने। कब किया, 1933 में, ठीक है ना। अब आपने ये समझा। हाँ, अब एसएससी हमेशा देखा गया कि एसएससी में एक क्वेश्चन आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। माइक्रो तो आपने पता है कि इंडिविजुअल को लेते हैं, मैक्रो में पता है कि होल को लेते हैं। अब प्राइस अगर आएगा, प्राइस थ्योरी जो होती है ना, प्राइस थ्योरी है रिगार्डिंग किसके साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनकम की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो वो किसके साथ है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। आगे जाएंगे, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम इन्फ्लेशन के 4 क्वेश्चंस देखेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये 4 क्वेश्चंस आप करोगे जिंदगी भर इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। ये वैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स समझाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स समझाऊंगा इस अंदाज से कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के बारे में हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। पहला है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अब दूसरा है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। और तीसरा है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। यानी अगर हम देखेंगे, अगर हम इनको अच्छे से जानेंगे, पहला ऑप्शन आपको क्या ट्रू लग रहा है, बिल्कुल ट्रू लग रहा है। सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल है। यानी इन्फ्लेशन मतलब होता है जब भी इंक्रीज हो जाए किस में, जनरल प्राइस लेवल में, ठीक है। अब यहां पे दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये कह रहा है कि सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, लेकिन साथ ही साथ कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, यानी प्राइस में भी इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी में भी इंक्रीज हो। क्या ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज होना और साथ ही साथ डिक्रीज होना इन द वैल्यू ऑफ मनी। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे ना इन्फ्लेशन की, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, नो डाउट। ऑप्शन ए भी आता है, लेकिन हमें यहां पे लेना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या लेना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका बनता है ऑप्शन सी। क्यों, मैं समझाता हूं। क्योंकि इन्फ्लेशन यही नहीं है, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज होना जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस में। हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी में कमी होना और प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंक्रीज होना। मैं समझाता हूं आपको अच्छे से इन्फ्लेशन के बारे में
किसके थ्रू? थ्रू अ सुपर कंटेनर। अब यहां पे मैं आपको इन्फ्लेशन समझाऊंगा और वो भी बेटर अंदाज में। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब इंक्रीज हो जाएगा वो साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी में जब गिरावट आ जाएगी, ये आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। यही आपका इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब मैं समझाता हूं, देखो एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। देखो आप जी गए पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप वाले से बोला भाई साहब मुझे 10 लीटर दीजिए पेट्रोल, ठीक है ना। अब भाई साहब आपको वहां से पेट्रोल वाला आपको वहां से बोलता है जी हाँ मैं आपको दूंगा, लेकिन पर लीटर आपको पे करना पड़ेगा 75। आपको 10 लीटर्स में प्रोवाइड कर लूंगा लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 75। जब आप 75 पर लीटर के हिसाब से दे रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर पेइंग 750। आप उसको कितना दोगे? 750, क्योंकि आपने कितने लीटर्स लिए? 10 लीटर्स लिए। हर एक लीटर का प्राइस कितना है? 75। तो कुल मिला के आपने कितने पैसे दिए पेट्रोल वाले भाई साहब को? 750। अच्छे से समझना बात को। अब क्या होता है? अब एक मंथ के बाद अब क्या करते हो? अब फिर से पेट्रोल पंप वाले के पास जाते हो, बोल देते हो भाई साहब मुझे 10 लीटर चाहिए, मुझे 10 लीटर चाहिए पेट्रोल के। लेकिन अब यहां पे क्या करते हो? अब यहां पे उसको आप करते हो, अब बोलते हो भाई साहब ये लो 750 को रखना। पिछली बार आपने 750 को 10 लीटर रखे थे पेट्रोल, अब आप फिर से ये 750। लेकिन भाई साहब बोलता है ए जी आपको अब इस बार आपको 10 लीटर नहीं मिलेंगे, इस बार आपको 9.38 लीटर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है पेट्रोल का वो बड़ा है। प्राइस जो है पेट्रोल का वो बड़ा है। अब मुझे बताइए प्राइस पेट्रोल का कितना बड़ा है? 75 से 80 बड़ा है। 75 था ना पहले, अब क्या है? अब है 80। लेकिन साथ ही साथ अभी हमने जो है इस 75 में कितने लीटर्स लाए थे? 75 में हमने 1 लीटर लाया था ना, यानी कुल मिला के हमने 750 में 10 लीटर लाए थे ना। अब इसी 750 में हम एक मंथ के बाद कितने लीटर्स लाते हैं? 9.38। यही होता ना डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, यानी प्राइस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी में क्या आती है? गिरावट आती है। प्राइस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी में क्या आती है? गिरावट आती है। आप आज क्या करते हो? आज जब आप पेट्रोल पंप वाले के पास जाते हो, वहां से 750 का वैल्यू जो है वो क्या है? वो मुझे बता, वो बराबर है वो 750 का वैल्यू? वो मत बराबर है। यही होता है ना डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। यानी पिछले मंथ की अगर हम बात करेंगे 750 में आपने 10 लीटर लाए, लेकिन इस मंथ की बात करेंगे 750 में आपको 9 पॉइंट समथिंग में, तो दैट मीन्स ये वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। किसकी वजह से? प्राइस के बढ़ने की वजह से। 75 जब हुआ 80 तक, तो उससे क्या हुआ? उससे जो वैल्यू ऑफ मनी हुआ वो हुआ डिक्रीज। गॉट माई पॉइंट? वही मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन में आपका होता है इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी 75 से 80 तक हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ पेट्रोल का प्राइस, लेकिन साथ ही साथ डिक्रीज हुआ वैल्यू ऑफ मनी। वही तो है आपकी इन्फ्लेशन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब ये आपने जाना है कि वैल्यू ऑफ मनी यहां पे डिक्रीज होता है, और साथ ही साथ यहां पे और एक बात बताना चाहता हूं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी क्या होता है? वो भी डिक्रीज होता है ना, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या रहता है? वो कम रहता है ना, वो कम होता है ना इन्फ्लेशन में। वही कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी कहो या परचेजिंग पावर ऑफ मनी कहो, वो डिक्रीज होता है हमेशा। गॉट माय पॉइंट? अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है। एक तो है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन से हमेशा बेनिफिट मिलता है डेटर्स को, और लॉस हमेशा क्रेडिटर्स का होता है, डिबेंचर होल्डर का होता है। कमेंट में लिखिए क्यों होता है, कमेंट में लिखिए क्यों होता है बेनिफिट हमेशा डेटर्स का और लॉस होता है क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स का, ठीक है ना। तो यहां पे आपने जाना कि इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या। आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी हमें बताना है कि कौन सा कंसेप्ट है इनमें जो अपोजिट है किसके साथ? इन्फ्लेशन के साथ। आपने अभी समझा कि इन्फ्लेशन मतलब होता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। अब यहां पे इनमें हमें बताना है ऑप्शंस में कि कौन सा है अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। आपका है डिफ्लेशन, आपका है डिसइन्फ्लेशन, आपका है रिफ्लेशन, आपका है नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। अब हम जानेंगे थ्रू और सुपर टेक्निक। सुपर टेक्निक में क्यों कहता हूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपने तो आईपीएल खेला होगा, बहुत बार आईपीएल खेला होगा, लेकिन हम आज आईपीएल नहीं खेलेंगे, हम आज जीपीएल खेलेंगे। अब ये जीपीएल क्या होता है, ये क्या होता है, मैं अभी हम देखेंगे। ये होता है जनरल प्राइस लेवल। अभी हम खेलेंगे जीपीएल, और जीपीएल के जरिए हम जानेंगे इन्फ्लेशन के सारे कंसेप्ट्स।
इन्फ्लेशन तो आपने जाना, इन्फ्लेशन के बाकी कंसेप्ट हम जानेंगे जीपीएल के जरिए। आईपीएल नहीं खेलने वाले, आईपीएल तो पुराना हो गया, आज तो हम खेलेंगे जीपीएल। अब पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपोजिट कौन सा है इन्फ्लेशन का? आंसर क्या है? आंसर है आपका डिफ्लेशन। फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? सर रिफ्लेशन क्या होता है? ये भी तो समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा? वो समझाऊंगा आपको। किससे? वो समझाऊंगा आपको जीपीएल के साथ। चलो मेरे साथ खेलिए जीपीएल। देखो, आपको पता होगा मैंने इन्फ्लेशन को बोला कि इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। और साथ ही साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें मैंने कहा कि इन्फ्लेशन का अपोजिट कौन सा होता है? आपका इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। कैसे समझेंगे? ये समझेंगे हम थ्रू वर्ड जीपीएल। अब जीपीएल खेलते हैं। देखो सुनो, अगर हम देखेंगे, मैंने कहा इन्फ्लेशन मतलब होता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एक गुड जो है, या गुड की हम बात लेंगे, उसका जो प्राइस है, उसका जो जीपीएल है वो है 40। कितना है? 40। अब इसका प्राइस बड़ा 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 बन गया 80। अब ये क्या है? यही तो है ना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। अब 40 से अगर नीचे आया 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 आया, वो क्या है? वो है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन क्या कर रहे हैं? ये रिलेशन है, ये रिफ्लेशन है। ये रिफ्लेशन भाई साहब क्या कर रहे हैं? अब समझते हैं ना इन चीजों को। अभी तो जीपीएल के साथ खेलना है ना हमें। अभी हमें जीपीएल के साथ इन चीजों को समझना है। देखो, इन्फ्लेशन मतलब होता है अगर आपके एक गुड जो है जनरल प्राइस लेवल, एक गुड की अगर हम बात करेंगे वो है 40। अब इसका प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, होता है 80। दैट मीन्स इसका जो जनरल प्राइस लेवल है ना, उससे प्राइस बढ़ रहा है। जनरल प्राइस लेवल कितना है? 40। जब जनरल प्राइस लेवल से इसका, ये देखो, ये है जनरल प्राइस लेवल, ये वाली, ये है जनरल प्राइस। जनरल प्राइस लेवल से इसका प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है 80। तो ये है ना आपकी इन्फ्लेशन। ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बेसिकली अब ये ना कहे कि इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो नो नो, फिर क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक गुड एंड सर्विसेज की जनरल प्राइस लेवल थी ना, अगर उससे इंक्रीज हो जाएगा, वो है। इसकी जनरल प्राइस लेवल क्या है? 40। अब इससे कितना बन रहा है? 80। अब इसकी जनरल प्राइस लेवल क्या है? 40। इससे क्या आ रहा है? कम। कितना आ रहा है? 10। वो क्या है? डिफ्लेशन। वही तो मैंने कहा, इन्फ्लेशन आपका अपोजिट क्या है? डिफ्लेशन। ये तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपने समझा। अब डिसइन्फ्लेशन को समझ लेते हैं ना, ठीक है ना। अब डिसइन्फ्लेशन को समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन मतलब होता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी डिसइन्फ्लेशन आपके डिसइन्फ्लेशन आपके इन्फ्लेशन से जुड़ा है। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ गया, ये पहुंच गया 80। क्या पहुंच गया? 80। अब 80 से थोड़ा कम आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, अब हो रहा है 50। क्या हो रहा है? 50। यानी पहले क्या हुआ? पहले आपका प्राइस बढ़ा, जनरल प्राइस लेवल क्या थी आपकी? 40। 40 से कब तक कहां तक पहुंचा? 80 तक। अब 80 से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, कहां तक? 50 तक। अब मुझे बताओ डिक्रीज यहां पे किस में हो रहा है? डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो वही है आपका डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब होता है डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी ये कि इन्फ्लेशन आपका 80 था, जब इन्फ्लेशन में गिरावट आ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आ जाएगी, वो बन जाएगी आपकी डिसइन्फ्लेशन। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? ठीक है ना। अब देखो यहां पे डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है डिक्रीज, रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन होता है डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ डिफ्लेशन। अब अगर डिक्लाइन हो जाएगा किस में? डिक्लाइन हो जाएगा इन द रेट ऑफ किस में? डिफ्लेशन में। वो क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका रिफ्लेशन। क्या आ जाएगा आपका? रिफ्लेशन। गॉट माई पॉइंट? क्या आ जाएगा आप? रिफ्लेशन। आपने समझा? देखो मैं समझाता हूं। पहले हमने देखा कि जनरल प्राइस 40 था, इंक्रीज कितना हुआ? 80। तो यह आ गया इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल 40 था, डिक्रीज कितना हुआ? 10। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये जाएगा डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से थोड़ा, इन्फ्लेशन 80 है, इन्फ्लेशन हमने 80, लेकिन इसी इन्फ्लेशन रेट में अगर गिरावट आ जाएगी, बन जाएगी आपकी डिसइन्फ्लेशन। अगर डिफ्लेशन की रेट में गिरावट आ जाएगी, बन जाएगी आपकी रिफ्लेशन। कैसे? मैं समझाता हूँ। डिफ्लेशन की रेट क्या थी? यानी जनरल प्राइस लेवल क्या था आपका? जनरल प्राइस लेवल आपका था 10, ठीक है ना। अब जनरल प्राइस लेवल में से क्या होता है आपका? जो ये है, ये 30 बन जाता है। ये क्या बन जाता है? 30 बन जाता है। ये बन जाता है 30। यानी पहले ये 10 आता है, वो आपका नेगेटिव इन्फ्लेशन में, यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन उसी को कहेंगे ना, डिफ्लेशन में चला जाता है। अब इसी में अगर आपने देखा कि इसी रेट में अगर इंक्रीज हो जाए, सॉरी ये इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज रेट इन द डिफ्लेशन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन, वो जाएगा आपका रिफ्लेशन। ठीक है ना। अब नटशल में सिंपली आपने जीपीएल के जरिए ये जाना कि जीपीएल हमें बताती है कि प्राइस लेवल इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, रिफ्लेशन है। अगर जीपीएल से अगर हम देखेंगे जितना जितना इंक्रीज हो जाएगा जीपीएल से इन्फ्लेशन, जीपीएल से जितना कम हो जाएगा वो आपका डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी? इन्फ्लेशन रेट में वो हो जाएगा आपका डिसइन्फ्लेशन। अगर यहाँ पे
हमने देखा अगर इंक्रीज हो जाएगा किस में, डिफ्लेशन में, यानी इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन, वहां पे डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहां पे इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन, तो वो होती है आपकी रिफ्लेशन। गॉट माय पॉइंट? आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन्फ्लेशन मतलब सिंपली जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, और डिफ्लेशन आपका सिंपली होता है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो ये वाला डिफ्लेशन। अब है आपका कौन सा, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब होता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, और यहां पे होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन। इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन होता है आपका कौन सा, रिफ्लेशन वाला। तो रिफ्लेशन भी आपने समझा। तो ये है बेसिकली जीपीएल, क्योंकि सारा किस पे है, सारा डिपेंड होता है जीपीएल पे। आगे जाएंगे, देखो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। इन्फ्लेशन कह रहा है कि व्हेन इन्फ्लेशन इज एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो यूजुअली क्या होता है, काजेस के बिना पे हम इन्फ्लेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब भी आपका गुड एंड सर्विस की अगर हम बात करेंगे ना, तो गुड्स एंड सर्विस पास थ्रू वेरियस फैक्टर्स, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके यूजुअली चार रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन ये लेक्चर जो वो लेंथी हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चार, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब समझो ये क्या कह रहा है कि वो इन्फ्लेशन जो हो जाएगी किसकी वजह से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, उसको स्टैग इन्फ्लेशन कहा जाता है, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी। यानी जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फिर अगर इंक्रीज हो जाएगा, फिर उससे अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी, वो होती है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैं समझाता हूँ। आपका एक पेन है, क्या है, पेन है। पेन आता है आपका 5 रुपए में, कितने में आता है पेन, 5 रुपए में। अब यही पेन आता है आप 10 रुपए में, कितना में आता है, 10 रुपए में, क्योंकि लेबर चार्जेस बढ़े और उससे क्या, उससे जो है ना, उससे ऑटोमेटिकली जो पेन का कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगा ना। यानी आप इन्फ्लेशन हुई ना, पेन के प्राइस में इंक्रीज हुआ ना। अब ये किससे हुआ, ये लेबर की वजह से हुआ, लेबर की वजह से हुआ, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कितने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें अगर इनकी वजह से अगर किसी गुड एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना, तो वही वो कहलाता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब अच्छे से जानेंगे ट्रू और सुपर कंडीशन को हम यूजुअली कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो आता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं समझाता हूं। सबसे पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी यही था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है ना कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि उसके लिए हमें समझना डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन सिंपली जब भी इंक्रीज हो जाएगा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे ना, अगर उनमें इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो उससे अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी ना, वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइस में अब इंक्रीज हो रहा है, ऑयल प्राइस के इंक्रीज होने से आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, तो वही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब समझो अच्छे से। अभी मैंने पेन की एक एग्जांपल दी थी। पेन में बोला कि अगर 5 रुपए से हुआ क्या, अगर लेबर चार्जेस बढ़ी मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ी ना, लेबर चार्जेस बढ़ी फॉर एग्जांपल 5 रुपए, तो पेन का अभी जो प्राइस है वो है, उन्होंने रखा है 10। तो हमने कहा कि इसमें इन्फ्लेशन हुई है। हाँ इन्फ्लेशन हुई है, किसकी वजह से हुई है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कास्ट है उसमें इंक्रीज हुआ है, तो वही है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। गॉट माय पॉइंट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स सिंपली जब मिसमैच हो डिमांड एंड सप्लाई में, क्या हो, डिमांड एंड सप्लाई में, या तो क्या हो, या तो डिमांड इंक्रीज होगी ओवर द सेम सप्लाई, या सप्लाई डिक्रीज होगी ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड। देखो मैं समझाता हूं। आपकी डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई जो होनी चाहिए ना, ये बराबर होनी चाहिए। अगर डिमांड ग्रेटर देन हो जाएगी तो मुझे बताओ इन्फ्लेशन हो जाएगी ना। सप्लाई अगर आपकी कम है, सप्लाई है कम, डिमांड है यहाँ से ज़्यादा, तो ओवेसली जब डिमांड ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने ऊनियन का प्राइस देखा था कि ऊनियन का प्राइस एक साल पहले क्या हुआ था, 100 kg। क्यों हुआ था 100 kg, क्योंकि ऊनियन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी ना। जब ऊनियन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ना। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ओवरसली प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर डिमांड इंक्रीज हुआ ओवर द सेम सप्लाई वही है, सप्लाई जितनी है उतनी है, लेकिन डिमांड यहाँ से ज़्यादा हो रही है, तो प्राइस में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या सप्लाई डिक्रीज, या तो सप्लाई कम हो जाएगी या सप्लाई वहाँ से ही कम हो जाएगी। यानी यूनियन के केस में अगर हम सप्लाई जो थी ही नहीं, यानी यूनियन कम था, तो उसकी वजह से डिमांड क्या हुई थी, डिमांड इंक्रीज हुई थी। तो ये जब मिसमैच हो जाएगी ना डिमांड एंड सप्लाई में, अगर मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो हो जाएगी ना, वो कहलाती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहलाती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
को और भी हम जो है डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन या ऑन द बेस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, तो वो हम करते हैं। देखो सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको लो लेवल इन्फ्लेशन कहा जाता है। देखो ये वो इन्फ्लेशन होती है व्हेन द प्राइस इज स्लोअर लाइक दैट ऑफ स्नेल और क्रीपर। जब वो कुछ भी की चाल होती है ना, टिक 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 टिक, 1%, 2%, 3%, 4%, जब ऐसे ऐसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी ना आपकी टिक 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 2 साल 3 साल के बाद, तो ये आपकी कहलाती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको कहा जाता है लो लेवल इन्फ्लेशन। गॉट इट। अब ये इन्फ्लेशन जो होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। कौन सी? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अच्छे से चीज़ों को समझ, कल ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इन्फ्लेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक, तो आप ऐसे बोलोगे कि शायद कोई इन्फ्लेशन ही ठीक नहीं। हाँ है, कौन सी ठीक है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि वो किसके, वो एट स्नेल स्पेस पे चल रही है, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो ठीक है। अब दूसरी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जिसको बोला जाता है होपिंग इन्फ्लेशन या जंपिंग इन्फ्लेशन। जब आपकी इन्फ्लेशन डबल या ट्रिपल या यूं कहे ट्रिपल लेवल पर एनम चली जाती है ना, तो वो होती है आपकी कौन सी? वो आती है आपकी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। यानी अगर हम बोलेंगे 10%, 20%, तो ये आपकी कौन सी? ये आपकी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपर इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाइपर इन्फ्लेशन होती है ये कि जब इन्फ्लेशन होती है स्काई रॉकेटेड। स्काई रॉकेटेड मतलब जो है छलांग मारते हैं, छलांग मारना, ठीक है ना, 200%, 300%, 1000%। जैसे आपने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई थी। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन जो रेट हुई थी ना, वो हुई थी 4000। क्या हुई थी? 4000। तो ऐसी इन्फ्लेशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। और जर्मनी में देखा गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन्फ्लेशन हुई थी ना, वो हुई थी आपकी कौन सी? हाइपर इन्फ्लेशन। गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पे और एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। आप हमेशा जब भी स्टैगफ्लेशन की बात अगर दिमाग में आए ना, स्टैगफ्लेशन टर्म अगर दिमाग में आए ना, तो कोविड-19 को याद कीजिए। किसको कीजिए यार? कोविड-19 को याद कीजिए। क्योंकि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, वो होती है ठप। क्या ठप? यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस नहीं किए जाते। देखो इकोनॉमिक जब कोविड-19 था, तो कोविड-19 में लोग कहाँ पे थे? घर में थे ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी? वो स्टैगनेंट थी ना, वो स्टैगनेंट थी ना, ठीक। गॉट माय पॉइंट। और यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या थी? वो बहुत ज़्यादा थी ना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि वहाँ से निकाला गया बहुत सारे जो भी थे प्राइवेट फर्म में, उनको निकाला गया वहाँ से जॉब से, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन क्या थी? इन्फ्लेशन थी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन थी बहुत ज़्यादा। तो ये जब सूरत होगी ना, तो उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब होता है जहां पे आपकी पहले इकोनॉमिक ग्रोथ ठप हो जाएगी, यानी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे वो प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एट द पीक पे हो जाएगी। कहां पे हो जाएगी? पीक पे। और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन भी बहुत हो जाएगी। यानी कोविड-19 में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी? कुछ नहीं थी, क्योंकि सारे घर में बैठे थे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक ना। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक ना, क्योंकि जब सप्लाई आपके पास ही नहीं, सप्लाई आ नहीं रही थी, तो इन्फ्लेशन ओवैसली ज़्यादा थी। तो ये होता है आपका स्टैग इन्फ्लेशन। यानी पे तीन चीज़, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टैगनेंट हो, और क्योंकि स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है इसलिए स्टैग इन्फ्लेशन, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन हो और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा हो, तो वो कहलाता है आपका स्टैगफ्लेशन। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे देखिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन बताता है कि फिलिप्स कर्व जो है ये दिखाता है हमें, ये शो करता है हमें रिलेशनशिप किसके बीच में? इन्फ्लेशन और ऑप्शंस में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शंस में आपका रेट ऑफ द ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ऑप्शंस में आपका है रेट ऑफ द प्राइस इंक्रीज, ऑप्शंस में आपका है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम देखेंगे फिलिप्स कर्व की बात करेंगे, ये हमें बताती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। जब भी हम बात करते हैं ना फिलिप्स कर्व की, फिलिप्स कर्व हमेशा क्या दिखाती है? इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है। किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में। यानी कहने का मतलब ये है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कमी आई, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ गई? कमी आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट में कमी मतलब जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होना, वही ना, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। वही कह रहा है कि अगर इसमें डिक्रीज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो जाएगा। यानी अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज होना मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलना, ठीक है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे उससे क्या हो जाएगा? उससे तो आपकी ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है आपका फिलिप्स कर्व। ये जेके एसएसबी ने पूछा था कि फिलिप्स कर्व किन के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है? किन के बीच में दिखाती है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो भी कौन सी वाली? इनवर्स वाली। यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कमी मतलब होता है जॉब्स ज़्यादा क्रिएशन होना, जॉब्स क्रिएशन होना, ठीक है ना। गॉट इट। आगे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द नेशनल इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। यानी हमें बताना है कि इन मेथड्स में से किस मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, उस हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम के मेथड से भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मेथड मतलब ही होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी इनपुट आउटपुट हम देखते हैं, तो उस हिसाब से भी हम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़ा जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में, और मेन टर्म्स नेशनल इनकम में जो आती है ना वो जान लेंगे ना, ठीक है ना। हाँ देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम है क्या आपका। आपने जाना कि 3 मेथड्स हैं, चाहे आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे आपका इनकम मेथड है, चाहे आपका प्रोडक्ट मेथड है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। देखो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो जाए ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से निकलेंगे ना, अब उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना, वही आपका कहलाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वही कहलाता है, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, अब इनका जो मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना, वही आपका नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। समझ गए नेशनल इनकम। अब देखो, नेशनल इनकम में कुछ मेन टर्म्स हैं जो आपको समझना। पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक मतलब होता है यहाँ पे विद इन द कंट्री। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो गए विद इन द कंट्री में। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे ना विद इन द कंट्री में, उनका अगर आप फाइनल देखोगे ना, उनका मार्केट वैल्यू देखोगे ना, या मॉनेटरी वैल्यू देखोगे ना, वो कहलाता है आपका जीडीपी। क्योंकि यहाँ पे है डोमेस्टिक मतलब होता है सिर्फ अपनी कंट्री। ऊपर मैंने क्या बोला? नेशनल इनकम। मैंने वहाँ पे बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक यूज नहीं किया। यहाँ पे डोमेस्टिक भी आता है और फॉरेन भी आता है। कहाँ पे? नेशनल इनकम में। लेकिन जब ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करेंगे ना, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो भी हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे ना एक कंट्री में, यानी इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे ना, वो आपका हो जाएगा जीडीपी। लेकिन अगर इंडिया में और इंडिया के बाहर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिला के जिनका मॉनेटरी वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना, वो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड हम करेंगे इंडिया की बात, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया में या विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो आपकी क्या जाएगी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है किस में? नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क। अब एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना, यानी जीडीपी फॉर एग्जांपल इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टोटल में प्रोड्यूस हो गई 5000 फॉर एग्जांपल। अगर हम डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल है 500, अगर हम इसको डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना, वो कितना बनेगा? 4500। तो 4500 आएगा आपका एनडीपी। यानी एनडीपी होता है जीडीपी, लेकिन इस जीडीपी को हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर वो आता है आपका एनडीपी। गॉट माई पॉइंट? हाँ। और एक बात है जीएनपी। अब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल है ना यहाँ पे, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ग्रॉस होगा ना, ग्रॉस मतलब होता है डेप्रिसिएशन अभी उसकी लेस नहीं हुई है, वो होता है ग्रॉस। क्योंकि यहाँ पे भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इंडिया में जितना हमने प्रोड्यूस किया वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेप्रिसिएशन अगर हमने इसको डिडक्ट की, फिर क्या निकलेगा आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब है जीएनपी। जीएनपी होता है अब जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, पहले आपका जीडीपी आएगा किस में? जीएनपी में। यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए कहाँ पे? इंडिया में, वो आएंगे पहले जीएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इनकम फ्रॉम एंड इनकम टू अदर कंट्री। देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा है इंडिया की, वो कहाँ पे है? वो है यूएसए में सपोज। तो वो है सपोज यूएसए में, ठीक। हाँ, तो वो यूएसए में है प्रियंका चोपड़ा। तो जो भी प्रियंका चोपड़ा जो भी उसकी इनकम है, उस पर अगर फॉर एग्जांपल उस पर अगर टैक्स लग गया, तो वो कहाँ पे आएगी? वो इंडिया में आ जाएगा ना, ठीक है ना। और जो भी यहाँ के इंडिया के हैं बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, और उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा ना, ठीक है ना, उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा ना, ठीक है ना। तो वही होता है वो इनकम इंडिया में आएगी, ठीक है ना। अब आप लीजिए, अब रिसेंटली जो है जस्टिन बीबर आ गया। कहाँ पे आ गया? जस्टिन बीबर आ गया इंडिया में।
इंडिया में उसने डांस शो किया, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी थी, तो यहाँ से उसने पैसे लिए, वो कहाँ पे लिए, वो लिए यूएसए में। तो यहाँ से पैसा चला गया ना, यहाँ से पैसा चला गया ना, ठीक है ना, कहाँ चला गया, वो यूएसए की तरफ चला गया ना। वही होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो वहाँ से आएगा ना और यहाँ से जो निकलेगा ना, वो बनता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो किसको ऐड करते हैं, वो हम करते हैं ऐड जीडीपी को। जब हम वो जीडीपी को ऐड करते हैं ना, तो आपका बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी को फिर हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट ही आपका होता है कौन सा, यही होता है आपका नेशनल इनकम। अब इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे ना पॉपुलेशन के साथ, तो वहाँ पे आपका निकलेगा पर कैपिटा इनकम। यानी पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं ना कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम से हम क्या देख सकते हैं कि पर इंडिविजुअल की इनकम क्या है, वो कैसे हमें पता चलेगी, जब आपकी नेशनल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम जितनी होगी ना टोटल, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, वो क्या निकलेगा आपका पर कैपिटा इनकम। गॉट माई पॉइंट। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये उतना कुछ खास है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे, यहां पे जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। अब सेकंड ईयर 5 प्लान स्टार्ट करने से पहले, या ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 15 मार्च, अब हम बात करेंगे 15 मार्च 1950 को, क्या होता है, प्लानिंग कमीशन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्लानिंग कमीशन। अब जब ये प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है 15 मार्च 1950 को, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फॉर्मुलेट करना 5 ईयर प्लान्स। क्या मकसद था? फॉर्मुलेट करना 5 ईयर प्लान्स। यानी अभी जिसकी हम अभी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान, दैट मीन्स इससे पहले भी एक प्लान आया था, है ना, और इसके बाद भी बहुत सारी प्लान्स आए थे, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, 15 मार्च 1950 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। मकसद था प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट करना, ठीक है ना। अब उस सिलसिले में जो पहला आपका आता है ना 5 ईयर प्लान, वो आता है आपका 1951 से लेके 1956, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं, टोटल मिला के आते हैं आपके 12 5 ईयर प्लान्स। कितने आते हैं? 12 5 ईयर प्लान्स। फिर क्या हुआ, 12 5 ईयर प्लान्स, फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये एग्जैक्ट 17 अगस्त, याद रख दे, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, हम जो ये प्लानिंग कमीशन जो था, जिसने ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 1950 से लेके 2014 तक इसके टोटल हो गए थे, इसको 74 ईयर्स, कितने हो गए थे 74 ईयर्स, किसको, इसी प्लानिंग कमीशन को, जो कि फॉर्मुलेट करता था 5 ईयर प्लान्स। अब क्या कहता है, क्या कहता है, अब अपने भाषण में कहता है 15 अगस्त को, कहता है 2014 को, क्या कहता है कि हम ये डिसॉल्व करेंगे और हम लाएंगे नीति आयोग। हम जो ये प्लानिंग कमीशन है, ये जी हम डिसॉल्व करेंगे और लाएंगे नीति आयोग। हुआ क्या, हुआ ये कि 17 अगस्त 2014 को आता है आपका नीति आयोग। क्या आता है आपका नीति आयोग, या यूं कहे प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया जाता है और नीति आयोग जो होता है उसकी शुरुआत होती है। तो आज आपका प्लानिंग कमीशन नहीं है। तो वही मैं कह रहा था, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 15 मार्च 1950 को। कब तक था ये, 2014 तक था आपका प्लानिंग कमीशन, 17 अगस्त 2014 तक। उसके बाद क्या आया, आपका नीति आयोग आया। अब इसी सिलसिले में यह है कि ये जो प्लानिंग कमीशन जो था, इसने बहुत सारी प्लान्स फॉर्मुलेट किए, ऑलमोस्ट 12 प्लान्स। कितने, 12 5 ईयर प्लान्स। वो 12 5 ईयर प्लान्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। मजेदार टॉपिक है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि पहला प्लान जब लाया गया, वो कब लाया गया, वो लाया गया आपका 1951 से लेके 1956 में। सेकंड 5 ईयर प्लान ऐसे 1956 से लेके 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 1966। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो फिर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब हम और जानेंगे किसके बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में थ्रू और सुपर कंटेंट। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम जानेंगे थ्रू और सुपर कंटेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करेंगे ना, ये स्टार्ट हुआ था 1951 से लेके 1956, ठीक है ना। तो किसने लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, ठीक है। क्या कहा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, हारोडोमर मॉडल, ठीक। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे फोकस करता था, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। वो साथ ही साथ 5 IITs जो है वो सेटअप किए गए थे, वो एस्टेब्लिश किए गए थे, किसमें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ग्रोथ रेट क्या रही, 3.6%। गॉट इट। अब दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान। अब ये 5
ये 5 ईयर प्लान मतलब ही होता 5 साल का। दैट मीन्स अगर फर्स्ट 1951 से 1956 तक, दूसरा क्या आ जाएगा 1956 से 1961 तक, ठीक है ना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है 1956 से 1961 तक, ठीक। अब इसको कहा जाता है महलनोबिस प्लान, महलनोबिस मॉडल या महलनोबिस प्लान। अब यहाँ पे ये सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे फोकस कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, गॉट इट। अब थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये था आपका 1961 से लेके 1966, 1961 से लेके 1966। अब यहाँ पे जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ना, ये फेलर था। अगर आप वहाँ पे देखोगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन सा प्लान था जो फेल हुआ, तो वो हुआ आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। अब रीज़न क्या है, थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ वो मैं बताऊंगा पहले, फिर हम आगे जाएंगे। देखो रीज़न था ये कि आप लोगों को पता है 1962 में चाइना ने इंडिया पे हमला किया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार हुआ। तो रीज़न वही था, इंडिया किस में इन्वॉल्व हुआ, जंग में, तो उसकी वजह से ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये फेल हुआ। तो गॉट माई पॉइंट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने जाना 1951 से 1956, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 1966। गॉट माई पॉइंट। अब पहले 5 ईयर का प्लान क्या, उसका नाम क्या रखा गया, हरोडोमन मॉडल। दूसरे का महलनोबिस। तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका तीसरा जो होता है, आप सिंपली नाम रखो यार, फेलर मॉडल। गॉट माई पॉइंट। हाँ, पहले किस पे था, एग्रीकल्चर पे। दूसरे किस पे था, दूसरा जो प्लान था 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और तीसरा जो था, तीसरे 5 ईयर प्लान की बात अगर करें तो सेल्फ रिलायंट, ठीक है ना। तो सेल्फ रिलायंट इस पे फोकस था। और साथ ही साथ इलेक्शंस पहली बार का, यानी पंचायत इलेक्शंस अगर हम देखी ना, वो इसी दौरान जो है कराई गई, कहाँ पे, इंडिया में। और साथ ही साथ ये फेल था। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपने 3 प्लान समझ लिए। अब देखो अब हुआ क्या। अब उसके बाद प्लान हॉलीडेज, यानी 1966 से लेके 69 तक, अब 3 साल का गैप आता है। कितने साल का, 3 साल का, 3 साल, 3 इयर्स गैप। यहाँ पे कोई प्लान नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि 1966 के बाद यानी इंडिया ऑलरेडी किस में इन्वॉल्व होता है, इंडिया ऑलरेडी यानी चाइना ने कब्जा किया, चाइना ने इंडिया पे हमला किया, और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार चल रहा था। तो उसकी वजह से कोई प्लान नहीं हुआ। तो प्लान हॉलीडेज, ये जो पीरियड है इसको कहा गया प्लान हॉलीडेज। गॉट माई पॉइंट। आगे जाएंगे। अब है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान देखो, वो प्लान हॉलीडेज 3 साल के लिए। अब फिर से 1969 से लेके 1974 आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है, गाडगिल प्लान, गाडगिल फार्मूला। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, गाडगिल फार्मूला। पहले में क्या कहा मैंने, हरोडोमन मॉडल। दूसरे को क्या कहा मैंने, महलनोबिस। तीसरे को क्या कहा मैंने, फेलर्ड प्लान। फिर क्या हुई, प्लान हॉलीडेज। फिर चौथा प्लान कौन सा आ गया आपका, गाडगिल फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें, फोर्थ 5 ईयर प्लान। और फोर्थ 5 ईयर प्लान की और एक इंपॉर्टेंट ये है कि 14 बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, यानी 1969 में किए गए 14 बैंक्स, ठीक है ना। तो 1969 में बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया 14 बैंक्स को। और साथ ही साथ फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है, वहां से आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, वो कंसेप्ट आ रहा है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी कहां से होती है, फोर्थ 5 ईयर प्लान से। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसको गाडगिल फार्मूला कहा जाता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनलाइजेशन हुई 14 बैंक्स की, और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या दिया था, गरीबी हटाओ। अब ये गरीबी हटाओ किसने दिया था, ये गरीबी हटाओ आपका नारा जो दिया था, वो दिया था आपका इंदिरा गांधी ने। यानी पहले 3 अगर हम देखेंगे ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। अब चौथा 5 ईयर प्लान जो है वो इंदिरा गांधी ने लाया, 5वां भी इंदिरा गांधी ने लाया। लेकिन 5वें में एक स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इसको कहा जाता है दार प्लान। क्या कहा जाता है, दार प्लान। तो पहले वाले को क्या कहा जाता है, हरोडोमल। दूसरे को महलनोबिस। तीसरे को फिर क्या हुआ, फिर 1966 से 1969 तक क्या हुई, हॉलीडेज। फिर 1969 से 1974 जो प्लान आपका, वो कौन सा, गाडगिल प्लान। फिर उसके बाद 1974 से 98 वो कौन सा आपका, दार प्लान। तो इसी में क्या एक स्लोगन दिया था, किसने, इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। और इसमें नेशनल हाईवेज जो है वो उस पर वो एस्टैब्लिश किया गया कि नेशनल हाईवेज, और साथ ही साथ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वो चालू किया गया इंडिया में। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपने 5 ईयर प्लान्स 5 पढ़े। अब देखो फिर क्या होता है, फिर से होता है ये। देखो अब 1978 के बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, यानी जनता गवर्नमेंट आती है। अब जनता जब गवर्नमेंट आती है तो वो नहीं मानती ये प्लान्स बनाना, वो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए प्लान्स, ठीक है। अब ये जो रहता है ना, उनका टाइम जो रहता है वो रहता है कब तक, 2 साल। तो ये पीरियड होता है इंस्टेबिलिटी का, जिसको रोलिंग हॉलीडेज कहा जाता है, यानी 2 साल, 1978 से लेके 1980 तक, ठीक है। अब कोई प्लान नहीं आता है, फिर से आता है, फिर से जो है बन जाती है आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। और फिर आता है 6th 5 ईयर प्लान। और 6th 5 ईयर प्लान का जो मेन पर्पस था, जिस पे उसने फोकस किया था, वो था पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है। फिर आता है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान आपका लाता है राजीव गांधी। कौन लाता है, राजीव गांधी। कब, 1985 से लेकर 99 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे
सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह 7th 5 ईयर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को क्या दी प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। इससे पहले पब्लिक सेक्टर का दबदबा था, ठीक है। फिर 1985 और 90 में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को क्या दी, प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। फिर ये 8th 5 ईयर प्लान मुझे मेरा मानिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपकी इंडिकेटिंग प्लानिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आती है ना 1991 में, वो आती है आपकी 8th 5 ईयर प्लान में, और जिसको कहा जाता है LPG मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये कब आता है? आपका 8th 5 ईयर प्लान में। और 8th 5 ईयर प्लान क्वेश्चन आता है वहाँ पे कि इंडिकेटिव प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 8th 5 ईयर प्लान से, 8th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 9th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, ग्रोथ, जस्टिस एंड इक्विटी पे ये फोकस करता है। सिंपली 10th 5 ईयर प्लान पे अगर हम देखेंगे तो वहां से कहा गया कि पर कैपिटा इनकम को हम डबल करेंगे 10 ईयर्स में, और साथ ही साथ कहा गया था कि पॉवर्टी को हम रिड्यूस करेंगे 15% में। किसमें? 10th 5 ईयर प्लान में। अब 11th और 12th में एक कॉमन है, 11th और 12th में कॉमन है। क्या है? 11th में आप देखोगे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, 12th में भी देखोगे फास्टर एंड इंक्लूसिव लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी 12th में सिर्फ सस्टेनेबल है, और 11th में क्या है? फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, 12th में फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है ना। अब ये जो प्लान था ये रहा 2 साल। कौन सा? 12th 5 ईयर प्लान, क्योंकि 2014 में फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नीति आयोग लाया। तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम टैक्स के रिगार्डिंग, हम टैक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, टैक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर टैक्स में क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा आपका गुड्स एंड सर्विस में, क्योंकि मैंने देखे, चाहे आप कोई भी जेके एसएसबी का अगर पेपर देखोगे ना, तो वहां जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी टैक्स जो अब लाया गया इंडिया में, तो कब से लाया गया? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर हम देखेंगे इंडिया में इसकी शुरुआत कब से होती है? आपका है 1 जनवरी 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। ये जो क्वेश्चन था ये आया था एफएफए जो था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर जो था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब से इंडिया में लागू किया गया। तो अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017। यानी 1 जुलाई 2017 से क्या होता है आपका जीएसटी इंडिया में जो है लागू किया जाता है। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। अब हम और जानेंगे टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, टैक्स को यूजुअली डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में। एक तो आता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्ट होता है जो एक इंडिविजुअल खुद देता है। अब टैक्स के टर्म्स में इंडिविजुअल नहीं बोलते हैं, बल्कि टैक्स के टर्म्स में हम उसको एसएससी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जिसको मतलब जो हु इज लायबल टू पे टैक्स, यानी जिस पे टैक्स लागू होगा ना, उसको हम बोलते हैं एसएससी। क्या बोलते हैं? एसएससी। जब ये एसएससी खुद टैक्स देगा ना, तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स जो है ना, इन्हें बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट किया जाएगा, यानी एक से दूसरे पे, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जिस पे टैक्स लागू किया वो खुद नहीं देता है, दूसरा देता है, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। यानी या यूं कहे बर्डन जो टैक्स होता है, जहां पे टैक्स जो होता है वो शिफ्ट होता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट क्यों कहा जाता है? वहां पे खुद जिस पे लागू होता है ना टैक्स, वो खुद देता है, तो वहां इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। गॉट माय पॉइंट? हाँ। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है। देखो, मैं समझाता हूं इनकम टैक्स क्यों डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे किसी की इनकम, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो उसकी सैलरी होती है, तो सैलरी पे उसको मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स वहां पे डिडक्ट करते हैं, तो टैक्स ऊपर से ही उसका डिडक्ट होता है। अगर वो फॉल करता है ना टैक्स में, तो अगर उसकी इनकम ज्यादा होती है, उसके लिए टैक्स रेट्स होती है और टैक्स स्लैब होता है, यानी कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी, तो उस हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है ना। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसका जो टैक्स होता है वो डिडक्ट एट सोर्स होता है, यानी वो खुद पे करता है, ठीक है ना। ऐसे आपका वैलिड टैक्स वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। वो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर हम डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है गवर्नमेंट को वो आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मींस कंपनीज, यानी कंपनीज जो टैक्स देते हैं ना वो डायरेक्ट देते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है आपका? सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स में आपका कॉर्पोरेशन टैक्स की परसेंटेज आती है, गवर्नमेंट की तरफ जाती है। गॉट माय पॉइंट? गिफ्ट टैक्स, ऐसे एक्साइज ड्यूटी। अब यहां पे देखो, यहां पे देखेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे आपका इंपॉर्टेंट है जीएसटी। पहले आपका वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस किया किसने? जीएसटी ने। यानी ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया? जीएसटी ने वैट को रिप्लेस किया, वैल्यू एडेड टैक्स को। तो यहां पे थोड़ा सा कास्केडिंग इफेक्ट देखेंगे। देखो क्या होता था, पहले क्या होता था, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता था ना कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उसने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, या यूं कहे पहले रॉ मटेरियल,
पहले होता है रॉ मटेरियल, फिर ये मैन्युफैक्चर करता था, फिर होती थी फिनिश्ड गुड बन जाता था। तो पहले टैक्स 3 स्टेज पे देना पड़ता था, यानी रॉ मटेरियल पे भी टैक्स देना पड़ता था, जब इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता था इंडस्ट्री में तो वहां पे भी टैक्स देना पड़ता था, फिर लास्ट पे भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये होता था टैक्स ऑन टैक्स। इसको बोलते हैं टैक्स, इस टर्मिनोलॉजी में कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। अब इस कास्केडिंग इफेक्ट को रिप्लेस किया किसने? जीएसटी ने। अब आपको टैक्स ऑन टैक्स नहीं, अब सिर्फ लास्ट पे आपको टैक्स देना है, यानी जब प्रोडक्ट की सेल हो जाएगी ना तो वहां पे आपको टैक्स देना होता है। इसीलिए जीएसटी को कहा जाता है डेस्टिनेशन टैक्स। क्या कहा जाता है? जीएसटी को कहा जाता है डेस्टिनेशन टैक्स। और एक बात कि यहां पे यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी नहीं थी, तो इसीलिए वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है जीएसटी को। यानी अब हम जीएसटी के बारे में पढ़ें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, इस स्लोगन के तहत वन नेशन वन टैक्स। और इसको कहा जाता है डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स मींस मैंने अभी बोला कि पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर के दौरान भी हमें टैक्स देना पड़ता था, फिर रॉ मटेरियल जब हम लाते थे उस वक्त भी टैक्स देना पड़ता था, होता था ना, तो वो आपका होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्स। वो होता था आपका कास्केडिंग इफेक्ट, वो किसने रिप्लेस किया? जीएसटी ने। अब कहां पे टैक्स देना पड़ेगा? जब गुड की सेल हो जाएगी तो उस वक्त, मतलब गुड्स की सेल हो जाएगी तो उस वक्त आपको टैक्स, यानी डेस्टिनेशन टैक्स उसको कहा जाता है। इसीलिए गॉट माय पॉइंट। अब देखो पहली बात यही कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट इसलिए जीएसटी लाया गया, और जीएसटी ये वैट को रिप्लेस किया किसने? जीएसटी ने। पहले वैट था, अब आ गया आपका जीएसटी। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो जीएसटी कब आ गया? 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी में अगर देखोगे ना आप वहां पे 5 टैक्स स्लैब्स पाओगे, वहां पे एक रेट नहीं पाओगे, 5। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सर आप बताइए जो एग्जेम्प्टेड होंगे ना वो क्या जीरो में आते? नहीं, वो जीरो में नहीं आते। जीरो में गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा जीरो कि उन पे टैक्स लागू हो सकता है, जो एग्जेम्प्टेड है ना वो किसी में नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूं, एग्जेम्प्टेड मतलब जिन पे टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है ना, एक तो होता है 0%। 0% होता है मतलब ये भी टैक्स रेट में आते हैं, ये भी टैक्स रेट में आते हैं, इनको गवर्नमेंट लगा सकती है कल टैक्स। लेकिन दूसरा होता है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड वो किसी में रेट में ही नहीं आती, उन पे गवर्नमेंट नहीं लगाएगी टैक्स। ये है एग्जेम्प्टेड और 0% का मतलब। गॉट माय पॉइंट। तो मैंने कहा क्या कहा, कितने स्लैब्स है आपके टैक्स? 0%, 5%, 12%, आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कुल मिला के आपके बनते हैं कितने टैक्स स्लैब्स? 5, ठीक है ना। देखो अगर हम देखेंगे जो हाईएस्ट लग्जरियस गुड होगा, गोल्ड मतलब हाईएस्ट लग्जरियस गुड की अगर हम बात करेंगे तो उस पर कौन सा लगेगा? उस पर लगेगा टैक्स 28%, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से टैक्स रेट जो है लगती है। अब यहाँ पे जीएसटी के लिए एक कोड है, इसको कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है जीएसटी के लिए एक कोड फिक्स किया गया, वो कौन सा है? वो है आपका GHSN कोड, याद रख लेना, HSN कोड। अब यहाँ पे जीएसटी में कौन एग्जेम्प्टेड, यानी किस किस पे जीएसटी लागू नहीं है? आपका पेट्रोल, उस पर जीएसटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, रियल एस्टेट इस पे जीएसटी नहीं है, आपका जो अल्कोहल है उस पर जीएसटी नहीं है। तो ये जो है इन पे जीएसटी आपका लागू नहीं है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रख लेना, याद कर लेना कि जीएसटी किस पे एग्जेम्प्टेड नहीं है। गॉट माय पॉइंट। वो फ्रांस पहली कंट्री थी जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया, यानी पहले जीएसटी फ्रांस में आया और जीएसटी लागू करती है किस पे? ड्यूअल कंसेप्ट पे। अब ये ड्यूअल कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग वाला ड्यूअल कंसेप्ट नहीं है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या मनी हर एक ट्रांसफर के 2 एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट। ये वो ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं है। ये है मतलब देखो ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब यहाँ पे सेंटर भी कर सकती है और स्टेट भी कर सकती है, यानी स्टेट का रिकमेंडेशन दे सकती है कि इस पर इतना टैक्स होना चाहिए जीएसटी का, ठीक है ना। तो वही ड्यूअल कंसेप्ट है जीएसटी का। गॉट माय पॉइंट। अब जीएसटी आपने समझा, जीएसटी के बारे में 5 टैक्स स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी जो है जीएसटी पहले कौन था? वैट। फिर किसको रिप्लेस किया? जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। गॉट माय पॉइंट। कौन कौन सी कमोडिटी जो जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, अल्कोहल, ठीक है ना। पहले फ्रांस थी, ठीक है ना। और कौन सा जीएसटी के लिए कौन सा कोड बनाया गया? HSN कोड, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन टैक्स। इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म टैक्स। इसको क्या कहा जाता है? वन नेशन वन टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्स है, ये आपको याद रखना है। जेके एसएल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ जाएगा, 100% गारंटी। अब देखो आगे देखेंगे, आगे है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। ये क्यों मैंने लिया? क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जितना आपका इनकम इंक्रीज हो जाएगा ना उसी हिसाब से टैक्स रेट बढ़ जाएगी। इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? इंडिया में होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी अगर आपकी जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ जाएगी उसी हिसाब से आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। तो हिंदुस्तान में क्या होता है? हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, मतलब जिसकी ज्यादा इनकम होगी उस पर ज्यादा टैक्स, उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट्स इसके लिए फिक्स किए गए हैं ना। रेग्रेसिव टैक्स होता है टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। क्या ये कहीं पे लागू होता है? ये कहीं पे लागू नहीं होता है, यानी रेग्रेसिव टैक्स कहीं पे लागू नहीं होता है। रेग्रेसिव टैक्स मतलब होता है जिसकी अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी टैक्स डिक्रीज हो जाएगा, तो ये लागू नहीं। अब होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। हाँ, अब जीएसटी के बाद जीएसटी जो है ना वो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स है। वो क्या होता है? यानी प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब होता है कि इनकम इफेक्ट नहीं करता है टैक्स पे।
जीएसटी पे कोई इनकम इफेक्ट करता है, यानी जब आप जीएसटी पे करते हो ना, क्या इनकम इफेक्ट करता है या प्रोडक्शन इफेक्ट करती है जीएसटी पे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, इस पेन से मैं इतना लिखता हूं मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इस पेन पे इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन का? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पेन प्रोड्यूस करूं तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा पेन पे? नहीं ना, नहीं ना, मत लगेगा उस हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लगेगा ना पेन पे टैक्स। तो वही होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, तो वो किस में आता है? आपका जीएसटी में आता है। गॉट माय पॉइंट? आगे जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सरप्लस बजट? किस बजट को कहा जाता है सरप्लस बजट? देखो मैं समझाता हूं। अब सरप्लस बजट क्या होता है, डिफिसिट बजट क्या होता है, बैलेंसड बजट क्या होता है? बजट के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पहला आपका बैलेंसड बजट। बैलेंसड बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर बराबर होगा किसके साथ? रेवेन्यू के साथ। यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बराबर होंगे तो वो होता है आपका बैलेंसड बजट। गॉट माय पॉइंट? शाबाश। अब दूसरा होता है आपका डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू से, वो आपका होता है डिफिसिट बजट। क्या होता है? डिफिसिट बजट। ठीक है। वो तीसरा होता है आपका कौन सा बजट? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट होता है जब एक्सपेंडिचर कम होगा रेवेन्यू से, या यूं कहे रेवेन्यू होगा ज्यादा कैसे? एक्सपेंडिचर, वो होगा आपका सरप्लस बजट। वो होगा आपका सरप्लस बजट। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का। जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बराबर होंगे तो वो बैलेंस्ड बजट होगा। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे? रेवेन्यू से, तो वो डिफिसिट बजट होगा। तो ओवेसली जब एक्सपेंडिचर कम होगा किससे? रेवेन्यू से, या यूं कहे रेवेन्यू ज्यादा होगा किससे? एक्सपेंडिचर, तो वो आपका सरप्लस बजट होगा। तो इंडिया का हमेशा कौन सा बजट रहा है? डिफिसिट बजट रहा है। क्वेश्चन में कल आ सकता है कि इंडिया का बजट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट मीन्स यहां पे फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे किससे? एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे किससे? रेवेन्यू से। सरप्लस बजट क्या होता है? जहां पे रेवेन्यू होगा ज्यादा किससे? एक्सपेंडिचर से। इंडिया का बजट कौन सा होता है? इंडिया का बजट होता है डिफिसिट बजट। क्वेश्चन में क्या था? सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट में क्या होगा आपका? जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा लेस देन रेवेन्यू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सरप्लस बजट का। अब देखो समझो, क्या इंडिया का बजट डिफिसिट बजट है, क्या ये ठीक है कि गलत है? आप क्या बोलोगे? एज एन इकोनॉमिस्ट आप बोल सकते हो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि बजट जो बनता है वो बनता है इकोनॉमी के हिसाब से। देखो इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में। अभी हम 3 कैटेगरीज लेंगे। एक तो होता है आपका, सबसे पहले हम लेंगे, एक तो होता है आपका डेवलप्ड कंट्री। क्या होता है आपका? डेवलप्ड कंट्री। दूसरा होता है डेवलपिंग। क्या होता है? डेवलपिंग। और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड। देखो जो डेवलप्ड कंट्री होंगी ना वहां पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बराबर होगा। डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इंडिया कौन सी है? डेवलपिंग। जहां पे डेवलपिंग कंट्री होगी ना वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेवेन्यू। वहां पे एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेवेन्यू। और तीसरा क्या है? अंडर डेवलप्ड जो होगी वहां पे क्या होता है? वहां पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो कम होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। कहने का मतलब ये है, अभी हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे। इंडिया कौन सी कंट्री? इंडिया है आपकी डेवलपिंग कंट्री। मैंने क्या बोला? इंडिया का कौन सा बजट है? डिफिसिट बजट है। डिफिसिट बजट में क्या होता है? एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? रेवेन्यू से होता है। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसको इसीलिए डिफिसिट बजट। अगर इंडिया अब बन जाएगी कौन सी? डेवलप्ड कंट्री, फिर इंडिया का बजट कौन सा रहेगा? फिर इंडिया का बजट रहेगा बैलेंस्ड बजट। गॉट माय पॉइंट? हाँ। तो ये हमने जाना कि बैलेंस्ड बजट क्या होता है, डिफिसिट बजट क्या होता है, और सरप्लस बजट क्या होता है। और इंडिया में कौन सा बजट होता है? हमेशा डिफिसिट बजट होता है। तो डिफिसिट बजट क्या होता है? जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किसी रेवेन्यू से। जब बराबर होंगे तो बैलेंस्ड। जब एक्सपेंडिचर जो होगा वो कम होगा रेवेन्यू से, या यूं कहें रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर, वो आपका सरप्लस बजट होगा। तो यहां पे इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा बजट में, ठीक है ना। आगे जाए पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी डेयरी जो है आपकी डेयरी सेक्टर, ये किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत आता है? देखो इंडिया में यूजुअली हम, या यूं कहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक कैटेगरीज को हम 3 मतलब ना टाइप्स में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर करोगे ना जिसका मकसद होगा प्रॉफिट कमाना, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट माय पॉइंट? अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को हम बोलते हैं सर्विस भी। क्या बोलते हैं? सर्विस भी। देखो अब डायरी जो है ये किस में आता है? ये प्राइमरी में आता है, ये सेकेंडरी में आता है, ये टर्शरी में आता है। डायरी आपका आ जाएगा प्राइमरी में। किस में आ जाएगा? यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। डायरी किस में आएगा? प्राइमरी में। अब हमें जानना है कि प्राइमरी में कौन कौन सी आएगी, सेकेंडरी में कौन कौन सी आएगी, और टर्शरी में कौन कौन सी आएगी, ठीक है ना। ये हम जान लेंगे। पहले मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। देखो समझो इस बात को। पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे। प्राइमरी मतलब होता है जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होता है ना, यानी जो भी प्रोड्यूस हम करते हैं, जो भी अर्थ से प्रोड्यूस होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको कहा जाता है प्राइमरी। उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर। देखो आपका फॉरेस्ट देखेंगे,
ये क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट ही है ना। एग्रीकल्चर ये क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना। डायरी ये भी क्या है? ये नेचुरली है ना। फिशिंग ये भी क्या है? ये नेचुरली है ना। माइनिंग ये भी क्या है? नेचुरली है ना। मुझे नहीं लग रहा है, अगर आप ये रखोगे ना याद, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डायरी, फिशिंग, माइनिंग, ये आपके आते हैं प्राइमरी में। इनको कहा जाता है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी। यानी प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को कहा जाता है। तो डायरी किस में आपका आ जाएगा? ये आएगा आपका प्राइमरी में। आप हमने समझा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है आपका? अब है आपका सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी को सब यहाँ पे, सेकेंडरी क्या होता है? देखो यही प्राइमरी अगर इस पे आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, तो ये बन जाता है सेकेंडरी। क्या बनता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। यानी जहां पे इंडस्ट्रीज की बात आई या मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाएगी ना, तो वो बन जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपने देखा कि नेचुरल प्रोडक्ट, चाहे डायरी की बात करेंगे, फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, माइनिंग की बात करेंगे, फिशिंग की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, वो तो आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी में क्या आते हैं कि जहां पे भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, यही ना, कन्वर्ट करेंगे किस में? फार्म्स में, थ्रू बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। देखो ये है आपका कॉटन। ये कॉटन आपका क्या था? कॉटन पहले आपका था प्राइमरी। लेकिन अगर क्लोथ्स हम लेंगे, अब कॉटन को क्या बन जाएगा? क्लोथ्स बन जाएगी किससे? थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ये क्लोथिंग कौन किस में आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में। गॉट माई पॉइंट? आराम से आपने जान लिया होगा। हाँ, शुगर कैन जो नेचुरल प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका? ये है प्राइमरी, है ना। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये है प्राइमरी। अगर इसी शुगर कैन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? शुगर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? शुगर में। तो शुगर कौन सा है आपका? शुगर बन जाएगा आपका सेकेंडरी, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना, हुई है ना, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब देखो, अब है तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाता है। 3 सेक्टर्स है ना, तो वो रिलेटेड है सर्विस के साथ। किसके साथ? सर्विस। देखो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। टीचर क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइड करता है। पुलिस क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन और एक इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन आता है। खासकर ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी करता है, वो सर्विस सेक्टर। कम्युनिकेशन, टेलीफोन वाला, अभी मैं फोन चला रहा हूँ, ये भी कौन सा है? सर्विस सेक्टर, है ना। तो ये किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। गॉट माय पॉइंट? तो आगे जाए पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। अब मजेदार टॉपिक है, 2 मिनट में देखना कितना मजा आ जाएगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई गई? 1991। इसके मेन फीचर्स कौन से? ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी जब लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो उसने इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको बदल के डाला। यानी इंडिया बहुत ही ज़्यादा संकट में था। तो इस संकट से बाहर कैसे आई इंडिया की इकोनॉमी? वही तो है आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी मॉडल। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कहा जाता है एलपीजी मॉडल। अब हम और जानेंगे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में थ्रू और सुपर कंटेंट। तो मेन फीचर क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? प्राइवेटाइजेशन भी, लिबरलाइजेशन भी, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब हम यहां पे देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देखो हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की जो आर्थिक हालत थी, इंडिया वो बहुत ही खस्त थी। इंडिया अगर हम देखेंगे, आर्थिक हालत इंडिया की बहुत ही ज़्यादा खस्त थी। और इस संकट से बाहर निकाला किसने? मनमोहन सिंह ने। इस संकट से इंडिया को बाहर निकाला नरसिम्हा राव ने। इसीलिए इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को कहा जाता है एलपीजी मॉडल भी और नरसिम्हा राव मॉडल भी। क्योंकि नरसिम्हा राव वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और मनमोहन थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। अब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह एक मॉडल ले आते हैं जिस मॉडल का नाम होता है एलपीजी मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी का और एक नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। गॉट माय पॉइंट? अब ये क्या है? बेसिकली ये बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, इसलिए कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है? की फैक्टर क्या था? वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया फ्रॉम सोशलाइजेशन टू प्राइवेट इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। यानी इंडियन इकोनॉमी जो थी ना, पहले क्या था? पहले इंडियन इकोनॉमी सोशलिज्म था। यानी सोशलिज्म की अगर हम बात, पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो किस पे थी? यानी सोशलिज्म। यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का था। लेकिन फिर क्या किया गया? जब एलपीजी मॉडल लाया गया ना, तो इस इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है ना। अब
देखो ये कब हुआ, ये हुआ आफ्टर 1991 जब इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। देखो यहाँ पे क्या मेन ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखा है, टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड ओपनिंग अप द इकोनॉमी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश किया जाए, इसीलिए लाई गई थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है, जिसको मनमोहन सिंह रॉ मॉडल भी कहा जाता है, जिसको आपका एंटी पुअर प्रो रिच यानी रिच अमीरी की तरफ, हाँ अमीरी की तरफ प्रो रिच मॉडल भी कहा जाता है। गॉट माई पॉइंट। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 1991 से पहले यहाँ पे राज था, क्या था, राज। अब 1991 के बाद आ गई रिफॉर्म्स। कैसे मैं समझा दूं, देखो हर एक चीज़ पे लाइसेंसिंग था, यहाँ पे कोटा सिस्टम आम था, परमिशन लेनी पड़ती थी हर एक चीज़ पे, लेकिन अब इसको क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, किससे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। गॉट माई पॉइंट। अब मैन और इमीडिएट काज क्या था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था इंडिया का, वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है ना। अब साथ ही साथ इंडिया जो ये सफ़र कर रहा था ट्विन डिफिसिट मतलब एक तो फिस्कल डिफिसिट तो पता ही है, जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से तो वो होता है आपका फिस्कल डिफिसिट। दूसरा होता है करंट डिफिसिट होता है जब आपके आउटफ्लोज जो होंगे ना, हाँ वो मोर देन होंगे इनफ्लोज, यानी यहां से आउटफ्लो जो यहां से आपका निकलता है ना आउटफ्लो, इनफ्लोज कम होंगे और आउटफ्लोज आपका ज्यादा होगा, या यूं कहे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना उसका डेबिट साइड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है क्रेडिट साइड, या यूं कहे इंपोर्ट, सिंपली इंपोर्ट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे, एक्सपोर्ट से, वो होता है आपका करंट डिफिसिट। जब ये दोनों डिफिसिट होंगे ना, इनको कहा जाता है ट्विन डिफिसिट, यानी फिस्कल डिफिसिट मींस आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है किससे, रिसिप्ट से, और साथ ही साथ आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है किससे, एक्सपोर्ट से, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्विन डिफिसिट। यही ट्विन डिफिसिट इंडिया इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा था। तो वहां पे फिर नरसिम्हा राव या यूं कहे मनमोहन सिंह एक मसीहा के तौर पर आते हैं और इंडिया को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालते हैं, एलपीजी मॉडल आते हैं। तो और इससे क्या होती है, इंडियन इकोनॉमी को एक न्यू शेप मिल जाती है, इंडिया इकोनॉमी को क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इंडियन इकोनॉमी की। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे कह रहा है कि फिस्कल डिफिसिट जो है ना वो 8.4% उस वक्त था फिस्कल डिफिसिट। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना वो सिर्फ 2 वीक्स, यानी सिर्फ टू इम्पोर्ट, ये ना अगर इंडिया इंपोर्ट करता ना तो सिर्फ मतलब 2 वीक्स ही तक इंपोर्ट करता, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता था। इसके इतना इंडिया के पास क्या था, वो खजाना था, जिसको इंडियन फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ज़्यादा खजाना नहीं था इंडिया के पास, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा लाया गया, इसीलिए लाया गया आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, उस पर नया क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा। यहाँ तक तो मुझे लगा सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड बाय इंडिया। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। आपके ऑप्शंस में कैपिटलिस्ट, आपके ऑप्शंस में सोशलिस्ट, आपके ऑप्शंस में मिक्सड इकोनॉमी, आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंडिया में मिक्सड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। इंडिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, या यूं कहे मिक्स है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी जो है ये है को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, यहाँ पे दोनों है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है वो है आपकी मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे हम जानेंगे कि कैपिटलिस्ट क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होता है और मिक्सड क्या होता है। देखो कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिंपली होता है जहाँ पे प्रोडक्शन जो होंगे ना उस पर कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर, वो होता है कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट होता है जहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, प्रोडक्शन पे, जो भी प्रोडक्शन जो होगी उस पर कंट्रोल कौन करेगा, ना गवर्नमेंट सेक्टर। और मिक्सर में दोनों होते हैं, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट का भी होता है, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है ना गवर्नमेंट भी करता है, और यानी पब्लिक सेक्टर भी करता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इंडिया में अभी आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स भी देखोगे और गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखोगे, क्योंकि इंडिया में है आपका मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। गॉट माय पॉइंट। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम कहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप है, वो है यूएसए में। सोशलिस्ट कहाँ पे है, आपका रशिया है, चाइना है, वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है ना। और इंडिया में है प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट में क्या होते हैं, जो आपकी प्राइसेस होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे प्राइस फिक्स करते हैं, कहाँ पे, यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे कौन सा सिस्टम है, कैपिटलिस्ट। और सोशलिस्ट में कौन करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बोथ, मैं एक समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवे की बात करेंगे, रेलवे में फिक्स कौन करता है प्राइस, रेलवे टिकट प्राइस, बाकी चीज़ वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट करता है। अब बाकी जो आप चीज़ भेज दो, फॉर एग्जाम्पल आप पेन लाते हो, वो क्या गवर्नमेंट करता है, नहीं करता है ना, वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट नहीं करता है, वो प्राइवेट ओनरशिप करती है, प्राइवेट फर्म करती है, ठीक है ना। तो मीन्स कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्राइवेट भी और पब्लिक भी। लेकिन अगर हम
सोशलिस्ट वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट, और यहाँ पे कैपिटलिस्ट में कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे फुल रोल होता है गवर्नमेंट का, और यहाँ पे पार्शल होता है, यानी फुल नहीं होता है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, सोशलिस्ट में कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे दबदबा होता है पूरे गवर्नमेंट का। नॉर्थ कोरिया लीजिए, हाँ, गॉट मी पॉइंट। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे मिक्सड में होता है, यहाँ पे होता है कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कंपटीशन नहीं होगा। मैं समझाता हूँ, रेलवे जो है वो किसके अंडर है, वो गवर्नमेंट के अंडर है ना, वहाँ पे कंपटीशन है नहीं है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन वो प्राइवेट, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो कंपटीशन है, लेकिन रेलवेज में कंपटीशन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन सिर्फ कहाँ पे, आपके प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ पे, मिक्सड इकोनॉमी में। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द नेशनल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, यानी हमें बताना है कि इन मेथड्स में से किस मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, उस हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम के मेथड से भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मेथड मतलब भी होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी इनपुट आउटपुट हम देखते हैं, तो उस हिसाब से भी हम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़ा जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में, और मेन टर्म्स नेशनल इनकम में जो आती है ना, वो जान लेंगे ना, ठीक है ना। हाँ, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम है क्या। आपने जाना कि 3 मेथड्स हैं, चाहे आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे आपका इनकम मेथड है, चाहे आपका प्रोडक्ट मेथड है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। देखो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो जाए ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से निकलेंगे ना, अब उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना, वही आपका कहलाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वही कहलाता है, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, अब इनका जो मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना, वही आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, समझ गए नेशनल इनकम। अब देखो, नेशनल इनकम में कुछ मेन टर्म्स हैं जो आपको समझना। पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक मतलब होता है यहाँ पे विद इन द कंट्री। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो गए विद इन द कंट्री में। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे ना विद इन द कंट्री में, उनका अगर आप फाइनल देखोगे ना, उनका मार्केट वैल्यू देखोगे ना, या मॉनेटरी वैल्यू देखोगे ना, वो कहलाता है आपका जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे है डोमेस्टिक मतलब होता है सिर्फ अपनी कंट्री। उन पर मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम, मैंने वहां पे बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक यूज नहीं किया। यहाँ पे डोमेस्टिक भी आता है और फॉरेन भी आता है, कहाँ पे, नेशनल इनकम में। लेकिन जब ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करेंगे ना, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो भी हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे ना एक कंट्री में, यानी इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे ना, वो आपका हो जाएगा जीडीपी। लेकिन अगर इंडिया में और इंडिया के बाहर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिला के जिनका मॉनेटरी वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना, वो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक है ना। अगर पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड हम करेंगे इंडिया की बात, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी इंडिया में या विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो आपकी क्या जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है किसमें, नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क। अब एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना, यानी जीडीपी फॉर एग्जांपल इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टोटल में प्रोड्यूस हो गई 5000 फॉर एग्जांपल, अगर हम डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल है 500, अगर हम इसको डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना, वो कितना बनेगा 4500, तो 4500 आएगा आपका एनडीपी। यानी एनडीपी होता है जीडीपी, लेकिन इसको इस जीडीपी को हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर वो आता है आपका एनडीपी। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और एक बात है जीएनपी। अब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल है ना यहाँ पे, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ग्रॉस होगा ना, ग्रॉस मतलब होता है डेप्रिसिएशन अभी उसकी लेस नहीं हुई है, वो होता है ग्रॉस। क्योंकि यहाँ पे भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इंडिया में जितना हमने प्रोड्यूस किया वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेप्रिसिएशन अगर हमने इसको डिडक्ट की, फिर क्या निकलेगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब है जीएनपी। जीएनपी होता है अब जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है मैं समझाता हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, पहले आपका जीडीपी आएगा किसमें, जीएनपी में, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए कहां पे, इंडिया में, वो आएंगे पहले जीएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो मैंने यहां पे डिफाइन किया इनकम फ्रॉम एंड इनकम टू अदर कंट्रीज। देखो मैं समझाता हूं, यहां पे है प्रेम का चोपड़ा। प्रेम का चोपड़ा है इंडिया की, वो कहां पे है, वो है यूएसए में सपोज, तो वो है सपोज यूएसए में, ठीक। तो वो यूएसए में है प्रेम का चोपड़ा। तो जो भी प्रेम का चोपड़ा जो भी उसकी इनकम है, उस पर अगर फॉर एग्जांपल उस पर अगर टैक्स लग गया, तो वो कहाँ पे आएगी, वो इंडिया में आ जाएगा ना, ठीक है ना। और जो भी यहाँ के इंडिया के हैं बाहर की कंट्रीज में रहते हैं और उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा ना,
ठीक है ना, उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा ना, ठीक है ना, तो वही होता है वो इनकम इंडिया में आएगी, ठीक है ना। अब आप लीजिए, अब रिसेंटली जो है जस्टिन बीबर आ गया, कहाँ पे आ गया, जस्टिन बीबर आ गया इंडिया में। तो इंडिया में उसने डांस शो किया, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी थी, तो यहाँ से उसने पैसे लिए, वो कहाँ पे लिए, वो लिए यूएसए में। तो यहाँ से पैसा चला गया ना, यहाँ से पैसा चला गया ना, ठीक है ना, कहाँ चला गया, वो यूएसए की तरफ चला गया ना। वही होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो वहाँ से आएगा ना और यहाँ से जो निकलेगा ना, वो बनता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो किसको ऐड करते हैं, वो हम करते हैं ऐड जीडीपी को। जब हम वो जीडीपी को ऐड करते हैं ना, तो आपका बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी को फिर हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट ही आपका होता है कौन सा, यही होता है आपका नेशनल इनकम। अब इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे ना पॉपुलेशन के साथ, तो वहां पे आपका निकलेगा पर कैपिटा इनकम। यानी पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम से हम क्या देख सकते हैं कि पर इंडिविजुअल की इनकम क्या है, वो कैसे हमें पता चलेगी, जब आपकी नेशनल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम जितनी होगी ना टोटल, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, वो क्या निकलेगा आपका पर कैपिटा इनकम। गॉट माय पॉइंट। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये उतना कुछ खास है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे।